Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medico Asif. Today I am going to tell you about the last 1 month strategy for NEET 2022. अब जैसे कि आपको पता है कि नीट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आप कैसे मेहनत करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्या चीज़ें हैं जो आपके मार्क्स को काफ़ी इंक्रीज कर सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको इस 1 मंथ में नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन डेंजर में आ सकता है। तो मेनली आपको जो है ना अपने आप को डेडिकेटेड रखना है कि मुझे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेहनत करते जाना है जिससे कि मतलब मेरे सिलेक्शन में कोई भी परेशानी ना आए। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। ये नहीं है कि दोस्त के नंबर अच्छे आ रहे हैं, पड़ोसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे अच्छे नहीं आ रहे तो मतलब यही लेकर बैठ गए और पढ़ाई नहीं कर रहे, तो इससे क्या है? आप खुद सोचिए इससे क्या होगा। आपका सिलेक्शन इससे हो जाएगा। आपको जो है ना ये बारे में नहीं सोचना, आपको बस ये सोचना मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, कैसे मैं अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो आप जो है ना ज़्यादा हार्ड टेस्ट सीरीज़ मत दीजिए। कुछ मैंने भी किया था। मैंने जो है ना मतलब लास्ट मंथ से पहले मैं जो है ना काफ़ी हार्ड टेस्ट सीरीज़ दे रहा था, तो उससे क्या मेरे मार्क्स 550 के बीच में आ रहे थे। तो उससे ये मैंने सोचा कि यार मैं इतने हार्ड टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे नंबर कम आ रहे हैं। फिर मुझसे एक सीनियर ने कहा तुम एक काम करो, जो नीट क्वेश्चन पेपर जैसे होते हैं ना उस टाइप के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तो उससे देखना तुम्हारा फायदा होगा। तो मैंने फिजिक्स वाला की और अपनी कोचिंग ऑर्गेनाइज क्लासेस के टेस्ट देने स्टार्ट किए, तो उससे मेरे मार्क्स मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरे मार्क्स डायरेक्ट 550 से 650 पहुंच गए। तो फिर जो है ना उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, मुझे लगा कि शायद कमी मुझ में नहीं, कमी उस टेस्ट सीरीज में ही थी। तो मैंने फिर ऑर्गेनाइज और फिजिक्स वाला के टेस्ट देने स्टार्ट करे, तो उससे मतलब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। और फिर जो है ना जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना तो आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। आप सोचते हैं यार अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, मुझे अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, कहीं मेरे टाइम वेस्ट करने के चक्कर में मेरा सिलेक्शन ना रह जाए। तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा फिर मतलब आप जो है ना बहुत मेहनत करने लगेंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। और देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं बताया था, मैंने एलन के टेस्ट दिए, मेरे मार्क्स कम आए, तो उससे क्या था मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहा था। तो उससे जो है ना डीमोटिवेटेड फील होने के बाद जो है ना पढ़ाई आप नहीं कर पाते। आप सोचते भी हैं ना कि यार ये पढ़ लूँ, फिर भी आपका जो है ना मन नहीं लग पाता पढ़ाई में, और आप पढ़ते भी हैं तो गेन नहीं कर पाते अच्छे से। इसलिए आपका मोटिवेटेड रहना भी इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉपर स्लीप लीजिए 6 आवर्स की। अब देखिए बात करते हैं कि बायोलॉजी किस तरह पढ़नी है, केमिस्ट्री किस तरह पढ़नी है और फिजिक्स किस तरह पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना वेटेज वाइज पढ़ना है कि जिस भी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उसे पहले पढ़ लें। क्योंकि देखिए अगर आपका वो टॉपिक वीक है तो आप उसे अभी आप उसे अभी अपना अच्छा कर लेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो टॉपिक आपका वीक होगा आप अच्छा कर लें, लेकिन वही टॉपिक अगर लास्ट टाइम पे आएगा और हाई वेटेज टॉपिक आप फिर लास्ट टाइम पे आपको उसे अच्छे आपकी जो गलतियां हैं उसे इंप्रूव करने का टाइम नहीं मिलेगा और वो रह जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे लास्ट टाइम पे, और लास्ट टाइम पे आपको कॉन्फिडेंट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से आपका पेपर बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको जो है ना हाई वेटेज टॉपिक्स पहले कर लेने हैं जिससे कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और फिर जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं उन्हें आप लास्ट तक कर लेंगे। क्योंकि और फिर जो है ना आपको दूसरी बात क्या रखनी है कि जो टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उन्हें तो आप थॉरोली एक बार देखते हुए चले जाइए, और जो टॉपिक्स आपके वीक है उन्हें आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कि इसमें मेरी क्या वीकनेस है, और आप कोशिश करिए कि जो भी आपकी वीकनेस है उन्हें आप खत्म कर सकें। और दूसरी बात क्या है, आपको अपने आप को टेस्ट देने अल्टरनेटिव डेज पर, क्योंकि टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट मंथ में। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो है ना टेस्ट से जो है ना स्पीड इंक्रीज़ होगी। अब जैसे कि फिजिक्स में लोगों की स्पीड की रहती है कि फिजिक्स में टाइम कब पड़ जाता है, तो उससे क्या होगा, आप लास्ट मंथ में ज़्यादा टेस्ट देंगे ना तो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें जो कि जिसका पेपर नीट से सिमिलर हो, क्योंकि ज़्यादा हाई भी ना करें और ज़्यादा लो भी ना करें। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको जब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना है कि मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मेरी जो भी गलतियाँ हैं तो वो गलतियाँ क्यों हो रही हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट में इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो वो किसी उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुंचने वाला है। और दूसरी बात क्या है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको किसी भी चीज़ की। और जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ आप कैसे पढ़ना है। आपके 1 मंथ बचा है, यानी 30 डेज़ बचे हैं अभी नीट एग्जाम में। अब एक दिन की बात करें तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक दिन में 24 आवर्स में से आप 12 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी कर पाते होंगे। अब एक दिन में आप 12 आवर्स इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो पर सब्जेक्ट आप 4 आवर्स पढ़ेंगे पर डे। यानी 4 आवर्स आप फिजिक्स को देंगे एक दिन में, 4 आवर्स आप केमिस्ट्री को देंगे एक दिन में, और 4 आवर्स आप बायोलॉजी को देंगे। अब 30 डेज़ में पर सब्जेक्ट आप 120 आवर्स दे रहे हैं। कैसे? यानी 120 आवर्स आप पूरे 30 डेज़ में फिजिक्स को देंगे, 120 आवर्स आप केमिस्ट्री को देंगे, 120 आवर्स आप बायोलॉजी को देंगे। अब अगर आपने अपने ये इफेक्टिवली अब 120 आवर्स पर सब्जेक्ट दे दिए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको खुद यकीन नहीं होगा इससे आपका कितना फ़ायदा होगा। आप 120 घंटे बायोलॉजी पढ़िए पूरे 1 महीने में, 120 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए, 120 घंटे फिजिक्स पढ़िए, तो उससे क्या होगा आपको खुद फ़ायदा नज़र आ जाएगा। आप यकीन नहीं मान सकते, इससे आपके जो
सिलेक्शन की डायरेक्शन है ना वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको बस इन 120 घंटे पे इतना मतलब वो करना है, इसमें आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जो भी आपको मतलब फॉर्मूलाज वगैरह सब रिवाइज करना है अच्छे से। तो आपको जो है ना 120 घंटे बायोलॉजी में दे देना। और बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं। बायोलॉजी में लास्ट मंथ में एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको मैंने बता ही दिया था पहले ही कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़िए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो तो उन्हें रिवाइज कर लें, या फिर जिसने नहीं बनाए हैं वो एनसीईआरटी पढ़ते रहे और अंडरलाइन कर लिए हो एनसीईआरटी में तो उन अंडरलाइन हाईलाइट्स वगैरह को ही पढ़ते रहे। मैंने तो एनसीईआरटी में हाईलाइट्स कर लिए थे तो मैं उन हाईलाइट्स को ही अच्छे से पढ़ रहा था। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना ज़्यादातर क्वेश्चंस रिएक्शंस पे आते हैं, इंटरमीडिएट्स पे आते हैं कि ये रिएक्शन दे दी उसका इंटरमीडिएट्स बताइए। तो आपको क्या करना है, उस जैसे जो भी रिएक्शन आई है उसे आपको अच्छे से एनसीईआरटी पे जाना है। अभी आपको जो है ना एनसीईआरटी में जाकर रिएक्शंस खोलनी है और आपको थॉरोली चले जाना है। ऐसे नहीं है कि आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने लग गए, क्योंकि इतना टाइम अभी आपके पास है नहीं। आप क्या करिए, आप खोलिए एनसीईआरटी, रिएक्शंस देखिए, अच्छा ये वाली रिएक्शंस हो रही है, इसका इंटरमीडिएट ये बनना है, इसमें ये कैटलिस्ट यूज हुआ है। तो उससे क्या होगा, नीट में यही आता है, रिएक्शन दे दिया तो इंटरमीडिएट पूछ लिया, ये बीच का प्रोडक्ट मतलब बीच में जो भी हुआ है कुछ भी कैटलिस्ट पूछ लिया कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, इस रिएक्शन का नाम बताइए। ये सब इसी ऑर्गेनिक में तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए आप। बात करते हैं फिजिकल और फिजिक्स की, ये दोनों सिमिलर ही होती हैं, फिजिकल और फिजिक्स। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फोकस करना है फॉर्मूलाज पे। आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट डायरी बना लीजिएगा फिजिकल और फिजिक्स के फॉर्मूलाज की। तो आपने अगर वो बनाई है तो आप सिर्फ उसे ही रिवाइज करते रहिए, कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो उसे रिवाइज करते रहे। इसलिए मैंने आपको याद होगा पहली वीडियोज में कहा था अपनी कि आप एक डायरी बना लीजिए शॉर्ट, और जहाँ भी आप ट्रेवल कर रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं उस डायरी को आप पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा, आपके जो है ना बिल्कुल याद हो जाएंगी चीज़ें। तो अभी जैसे कि आप उन डायरी में तो उन्हीं डायरी को बार बार फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए, क्योंकि नीट से पहले आपके सारे फॉर्मूला टिप्स पर होने चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे कि ये वाला फॉर्मूला बताओ तो आप उसे एकदम बता दो, ठीक है। तो आपको जो है ना फॉर्मूलों पे ज़्यादा ध्यान देना। फिजिक्स में मतलब आप ग्राफ भी देख सकते हैं, क्योंकि एक ग्राफ 2-3 साल से आ ही रहा है, ग्राफ कोई भी दे देता मतलब। और आपको जो है ना उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चे यही करते हैं कि इधर से क्वेश्चन लगा दिए, इतनी मोटी बुक्स लगा लेते हैं और प्रीवियस ईयर नहीं लगाते, जिससे कि उनका नुकसान होता है। मैंने तो आपको यही बताऊंगा, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाए थे और उसका मुझे फ़ायदा दिखा कि मतलब मेरे फिजिक्स में भी बहुत अच्छे नंबर आए। और फॉर्मूलाज को तो आपको अच्छे से करना है। अगर किसी को याद नहीं हो पा रहा है, बायोलॉजी में कोई एग्जाम्पल याद नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स में फॉर्मूले याद नहीं होता, तो मैं आपको एक उसका बताता हूँ कि आप जो है ना अपनी वॉल पर चार्ट चिपका लीजिए सब जगह। तो उस और आप जो है ना जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना उस पर लिखते रहिए जो भी पढ़ रहे हैं, और उसे जो है ना आप दिन में 10 बार कभी तो आपका उधर से गुजर होगा ही, तो आप जो है ना उस पर नज़र आपकी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, वो आपके नीट के एग्जाम तक याद हो ही जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको बहुत कन्फाइंड वे में मतलब रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के चलो ये पढ़ लेता हूँ, चलो ये पढ़ लेता हूँ। बहुत ही कन्फाइंड वे में चलना है। ये नहीं है कि कुछ भी उठा के पढ़ने लगे, कुछ भी पढ़ने लगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है वेटेज वाइज। जैसे मैंने बताया कि पहले जो इजी टॉपिक्स हैं, जो मतलब हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, फिर जो है ना जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, आपके हाई वेटेज टॉपिक्स जल्दी कवर हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम में आपको हल्का सा भी टाइम नहीं मिला तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये सोच कर पढ़िए कि ये मैं ये चीज़ लास्ट बार पढ़ रहा हूँ, अब ये मैं डायरेक्ट एग्जाम में ही मतलब देखूंगा ये। तो इसलिए इतने अच्छे से, ऐसे भी नहीं है कि किसी चीज़ को स्टिक कर जा रहे हैं कि एक टॉपिक पे चिपक गए तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। उससे क्या होगा, पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका, और आप फिर बात पर रोते रहोगे कि यार मेरा रिवीजन नहीं हुआ, और फिर इसी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपका रिवीजन नहीं होगा, फिर आपका पेपर भी बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल एक काम करिए, आप अभी बैठिए और थोड़ी देर आंख बंद करके सोचिए, एक पेपर लेकर बैठिए, फिर आप उस पर लिखिए कि मुझे कैसे करना है, 1 महीने में कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 1 महीना आपका सिलेक्शन को अलग रुख दे सकता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि हमने तो सब पढ़ लिया, अब क्या 1 महीने ना थोड़ा वो भी हल्का भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यकीन मानिए 1 महीना भी बहुत मैटर करता है आपके लिए। ये जो है ना, जो नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो इसमें अच्छा पढ़कर निकाल लेते हैं। मेरी क्लास में काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने लास्ट मंथ में काफ़ी मेहनत करी और उनके बहुत अच्छा स्कोर रहा नीट में। इसलिए जो है ना, ऐसा ये नहीं है कि कोई पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है। तो मतलब ये है कि नीट ऐसा एग्जाम नहीं है कि सिर्फ 1 महीने में पढ़ के निकाल लिया। ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरे साल बुक को ओपन भी नहीं किया, आपको चैप्टर के नाम भी नहीं पता, और अब आप ये सोचे कि मैं 1 महीने में पढ़ लेता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीट का सिलेबस ही इतना है कि एक
एक मंथ में आप पूरा तो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ना है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तो बेकार ही है कि मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं एक महीने पढ़ के नीट निकाल लूँगा। नीट आप मतलब ये क्वालिफाई कर सक जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको अच्छे से मतलब ये है पूरे साल भी आपने अच्छे से पढ़ा हो, और ये लास्ट मंथ भी काफ़ी मैटर करता है। आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करते रहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो मतलब जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, इन्हें पहले पढ़ लेना है। अभी आप आज ही से ही रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने पहले ही कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप आज ही से ही कर दीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री आप अभी पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आप ऑर्गेनिक पे आइएगा, ऑर्गेनिक के बाद आप इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक को सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि आपको भी, आपने जैसे पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें रटने का काफ़ी है, तो उससे आपको फ़ायदा उसमें पता चल जाएगा। रही दूसरी बात कि आपको किसी को नहीं देखना है, पेरेंट्स के बारे में सोचना। आप मुझे बताइए, आपका सिलेक्शन होगा तो किसे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो मतलब रिलेटिव्स के सामने किसका सर नीचे होगा? आपके पेरेंट्स का ना। इसलिए किसी के बारे में मत सोचिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो आपके पेरेंट्स की आंखों से खुशी के आंसू आते हैं, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता ना, मैंने देखा है कि पेरेंट्स कितने उदास होते हैं। इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आप पे, आप खुद सोचिए कितनी मेहनत करी है, तो आप क्या उनके लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते? दोस्त वगैरह कोई काम नहीं आता। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सब आपके पास आएंगे, और जब सिलेक्शन नहीं होता ना तो आपको कोई बात करना भी वो नहीं करता, क्योंकि दोस्त वगैरह भी आपके साथ तब तक होते हैं जब आप कामयाब होते हैं। इसलिए आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में सोचिए कि मुझे कुछ करना है। आप ये सोच के करिए। आप ना गर्लफ्रेंड देखिए ना कुछ, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, कितनी लड़कियां आपके पीछे होंगी। इसलिए जो है ना, किसी चीज़ पर फोकस मत करिए, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, डेडिकेटेड रहिए, अपनी स्लीप प्रॉपर लीजिए 6 आवर्स की। किसी के बारे में मत सोचिए, ये मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ये सोचिए जो होगा बेहतर होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं यार मार्क्स नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूँ, एक काम करता हूँ। देखिए, आप ये सोचिए कि आप 1 महीने मेहनत कर लेंगे, क्या चला जाएगा आपका। ये सोचिए कि यार मैं जो है ना 1 महीने अपनी जान लगा देता हूँ, अब होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कम से कम यार रिग्रेट तो नहीं रहेगा। लोगों को पता है, कुछ लोग जो है ना ये कर देते हैं कि यार चलो छोड़ो, तो पता पूरी ज़िंदगी रिग्रेट होता है कि काश मैंने कर लिया होता तो मुझे आज ये नहीं देखना पड़ता। इसलिए आप बिल्कुल डेडिकेटेड रहिए, किसी के बारे में मत सोचिए, सब आपके पास आ जाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अब भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल कूल रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसे नीट का एग्ज़ाम देने जाए ना, ये सोचिएगा जैसे कोचिंग के मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, बिल्कुल कूल होकर। और ये अपने आप को, अगर देखिए मैं कुछ लोगों को बता देता हूँ, कुछ लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना, तो वो अपने आप से बातें करना, सोचना कि यार मैं कर सकता हूँ, जब मैंने मेहनत करी है तो मैं कर सकता हूँ। और ये सोचना तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा मुझसे आता है। अब ये भी नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, बस ये है कि तुम ये सोचना है कि मैं इन सब से लड़ने जा रहा हूँ और इस रेस में मैं ही जीतूंगा। और आप देख लेना, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना तो इस रेस में आप ही जीतोगे बस। और आप जो है ना, बस अपने आप को फुल पॉजिटिवली रखिए, क्योंकि जो है ना, वो बहुत से लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करना चाहेंगे, उनमें से आप जितनी दूर रहना चाहें रहिए। बस आपको बहुत अच्छे से इस टाइम रिवीजन करना है, अल्टरनेटिव डेज पर टेस्ट देने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम आपको कुछ नया पढ़ेंगे तो उससे आप कंफ्यूज और हो जाएंगे। क्योंकि जो पढ़ने का टाइम था, जो नया पढ़ने का टाइम था, वो तो चला गया। अब तो आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब तो जो आपने पढ़ा है उसे ही रिवाइज करना है, ताकि वो आपका स्ट्रांग हो जाए और एग्जाम में आपका आए तो आप नीट 2020 फोड़ कर आ जाओ। यही था बस। आप अच्छे से मेहनत करिए। आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मैंने अपना लिंक डाल दिया है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी, आप उस पर भी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। थैंक्स।